नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। वैसे तो आप सब जानते हैं आजकल हमास और इजराइल के बीच ज़बरदस्त घमासान चल रही है, लेकिन और बहुत सारे हमारे कलीग्स और साथी मित्र इन खबरों से आपको वाकिफ़ भी करा रहे हैं। लेकिन मैं जिस तरह की खबरें या जिस तरह की मिस्ट्रीज़ आप सबके लिए लेकर आता हूं, मुझे लगा कि आज भी मुझे उसी पर कायम रहना चाहिए। हालांकि अगर मैं व्यूज़ की बात करूं तो शायद अगर मैं हमास और इजराइल वाले मुद्दे पर वीडियो बनाता तो मुझे कुछ व्यूज़ ज़्यादा मिलते, लेकिन उस लालच को छोड़कर मैं अपना जो प्रोग्राम है उसी पर स्टिक रहना चाहता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये घटना है बिहार की। ऐसे तो अक्सर मैं पुलिस की पॉजिटिव स्टोरीज़ आप सबको सुनाता हूँ, बताता हूँ, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी नेगेटिव है। और बिहार पुलिस के बारे में तो क्या ही कहा जाए, ऐसे एक नहीं दसियों मामले आपको मिलेंगे। और चूंकि मैं खुद बिहार से हूँ और बेसिकली प्रीवियसली इट वाज बिहार और अब झारखंड है, तो मैंने पर्सनली भी ये रियलाइज़ किया है कि बिहार की पुलिस का एटीट्यूड जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है, जिस पर बिहार पुलिस को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। कम्युनिटी पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है उससे तो दूर दूर तक बिहार पुलिस का कोई वास्ता नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं उसके हवाले से कह रहा हूँ। बहरहाल आइए चलिए मुद्दे की बात करते हैं। 24 मई 2018 की घटना है और घटना है बिहार के सुपौल ज़िले की। सुपौल ज़िले में एक पुलिस स्टेशन है राघोपुर। इस राघोपुर पुलिस स्टेशन में एक गांव है जिसका नाम है बेरदह। इस बेरदह गांव की रहने वाली एक महिला जो प्रेग्नेंट थी, वो अपने घर से अपने पीहर यानी अपने मायके जाने के लिए रवाना हुई, लेकिन वो अपने मायके पहुंचने से पहले ही जो है कहीं रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। कहाँ गई, किसके साथ गई, कौन उसे लेकर गया, क्या अपनी मर्जी से कहीं भाग गई, मामला एलोपमेंट का है, क्या है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। उसके पास कोई फ़ोन भी नहीं था। तो पुलिस के पास घर वाले पहुँचे, यानी ससुराल वाले, पति पहुँचा, ससुर पहुँचे और उन्होंने थाने में अपनी बहू की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। अब जब बहू गायब हो गई थी तो जाहिर है उसके मायके वालों को भी इसके बारे में बताना ज़रूरी था, क्योंकि मायके वालों को पता था कि बेटी आ रही है। ससुराल वालों ने बताया कि यहाँ से गई तो थी लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई, हमें तो मिल नहीं रही है, आप लोग बताइए आपके यहाँ पहुँची या नहीं। मायके वालों ने ये बात सुनी तो वाग बबूला हो गए, गुस्से में आ गए। उनको जो है शक था कि शायद ससुराल वालों ने ही धोखे से हमारी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ कर दिया है, या तो उसे गायब कर दिया है या मार दिया है, ऐसा उनके मन में शक था। हालांकि पहले दिन तो दोनों पक्षों के बीच में मामूली कहासुनी हुई, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर थोड़े बहुत इल्ज़ाम लगाए, लेकिन ये मामला जो है जस का तस उसी जगह पर रुका हुआ रहा। मगर विडंबना देखिए कि 2 दिन गुजरते गुजरते यानी तकरीबन 48 घंटे बाद उसी इलाके में एक महिला की लाश मिली। इस महिला की उम्र भी तकरीबन उतनी ही थी जितनी उस सोनिया की थी जो अपने घर से निकली थी और गायब हो गई थी मायके जाने के लिए। अब जब लाश मिली तो पुलिस ने सोनिया के पीहर वालों को, मायके वालों को बुलाया और कहा कि एक बार आकर देखो क्या ये आपकी बेटी की लाश है या नहीं। तो मायके वाले आए और देखते ही वो दहाड़े मारकर रोने लगे। उन्होंने कहा कि हाँ यही सोनिया है, इसकी तो हत्या हो गई है, हमें पहले ही शक था उसके ससुराल वालों पर, उसके ससुराल वालों ने मारा है दहेज के लिए। तो इस तरह के तमाम इल्ज़ाम जो है मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाने शुरू किए, और न सिर्फ इल्ज़ाम लगाया बल्कि उस लाश की पहचान अपनी बेटी की लाश के तौर पर करते हुए मायके वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया। पति रंजीत पासवान, ससुर विष्णुदेव पासवान और सास गीता देवी के अलावा 4-5 और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। पुलिस की तफ्तीश थोड़ी आगे तो पहले ही बढ़ चुकी थी, क्योंकि लाश बरामद हो गई थी और लाश की पहचान जो है वो लड़की के घर वाले कर चुके थे। अब तफ्तीश के नाम पर पुलिस को बाकी बचे जो एक्यूज्ड थे, जो आरोपी थे, उन्हें गिरफ्तार करना था। तो सबसे पहले तो इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, पति रंजीत, ससुर विष्णुदेव और सास गीता देवी। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस बाकी जो अभियुक्त हैं, जो आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश डालने लगी, छापेमारी करने लगी। लेकिन बाकी जो नाते रिश्तेदार थे जिनका नाम इस मामले में लड़की के मायके वालों ने लिखवा दिया था, वो नाते रिश्तेदार इधर उधर फरार हो गए।
तो अब उन नाते रिश्तेदारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बाकायदा कोर्ट से कुर्की जब्ती का ऑर्डर ले लिया। कुर्की जब्ती यानी जब कोई आदमी कानून के शिकंजे में नहीं आता है, भाग जाता है, गायब हो जाता है, तो अदालत के आदेश पर कुछ चल अचल संपत्ति जो है वो जब्त कर ली जाती है, जो सस्पेक्टेड लोग होते हैं, अभियुक्त होते हैं। तो कुर्की जब्ती का आदेश जो है वो अदालत की ओर से लेकर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, गिरफ्तार करके पति, सास, ससुर इनको तो जेल भेज ही चुकी थी। पुलिस ने इस सिलसिले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी, और न सिर्फ चार्जशीट दाखिल की बल्कि उस समय जो सुपौल ज़िले के एसपी थे उन्होंने बाकायदा इस मामले को सुलझाने के लिए अपनी ही पुलिस टीम की पीठ थपथपाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की और बताया कि किस तरह बड़ी मुस्तैदी से सिर्फ 48 घंटे में उनकी पुलिस ने इस मामले को सुलझा दिया। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जो ससुराल वाले अपनी बहू की हत्या करके झूठ बोलते फिर रहे थे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पोल खुल गई और उन्हें हमने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हालांकि किसी भी दूसरे पीड़ित की तरह या अभियुक्त जो भी कह लें, आरोपी की तरह ससुराल के जो लोग थे वो लगातार इस बात से इनकार कर रहे थे कि उन्होंने सोनिया की हत्या की है, बल्कि वो ये भी कह रहे थे कि जो लाश बरामद हुई है वो लाश भी उनकी बहू सोनिया की नहीं है, उन्हें गलत फंसाया जा रहा है। लेकिन एक बार मायके वालों ने ये बात कह दी, और मैंने क्यों बिहार पुलिस की बात आपसे छेड़ी थी पहले, अब आपको वो पता चलेगा। और बिहार पुलिस ने उस बात को बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि ध्रुव सत्य मान लिया। अपनी तरफ से पुलिस ने उसको वेरीफाई करने की बिल्कुल कोई कोशिश नहीं की। नतीजा ये हुआ कि पुलिस जो है ससुराल वालों के तमाम फरियाद को जो है अनसुना करती रही। ससुराल वाले कहते रहे कि ये उनकी बहू की लाश नहीं है, उन्होंने हत्या नहीं की है, गिरफ्तार न किया जाए, कार्रवाई न की जाए। लेकिन बिहार पुलिस ने कहा कि नहीं, कार्रवाई तो होगी। गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जेल में वो अपनी किस्मत को कोस रहे थे, बाहर आने के लिए तरह तरह के जुगत लगा रहे थे, ज़मानत की अर्जियां डाल रहे थे, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। एक दिन इस मामले में बहुत मेजर ट्विस्ट आया, और ये मेजर ट्विस्ट आया तकरीबन 5.5 महीने बाद। तारीख है 21 नवंबर 2018। जब वो सोनिया गायब हुई थी वो दिन था 24 मई 2018, और अब जो ट्विस्ट आया वो 21 नवंबर 2018 को आया। हुआ ये कि जो सोनिया गायब हुई थी और जिस सोनिया के कत्ल के इल्ज़ाम में तकरीबन पूरा का पूरा ससुराल जेल में था, वो सोनिया एक रोज़ अचानक सुपौल लौट आई और अपने ससुराल बेरदह पहुंची, गांव। अब जब गांव में लोगों ने सोनिया को देखा तो आसपास के लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि अरे, तुम्हारी तो लाश मिली थी, तुम्हारी तो हत्या हो गई, तुम्हारी हत्या के इल्ज़ाम में तुम्हारा पूरा ससुराल जेल चला गया, तुम कहाँ थी, तुम अभी आ रही हो। तो उसने कहा कि मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ, मैं कहीं थी, बहुत मजबूर थी, मैं जाना कहीं और चाहती थी, मुझे जाना कहीं और पड़ा, और मैं ज़िंदा हूँ, मेरी तो हत्या हुई नहीं, आप लोगों के सामने हूँ। अब आप बताइए कि मैं क्या करूँ कि मुझे मेरे पति, सास, ससुर वापस मिले। तो जो गांव के लोग थे उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें जाकर जेल में अपने पति और ससुर से एक बार मुलाकात करनी चाहिए, उनसे तुम राय लो। तो वो महिला जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि की, वो पहुंची जेल जाकर उसने अपने पति और ससुर से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी जो जेल के कर्मी हैं उन्होंने उसे डपट कर भगा दिया। कहा कि मुलाकात के लिए तय तारीख होती है, दिन होता है, वक्त लेना पड़ता है, ऐसे ही नहीं कि कभी भी आ गए और मुलाकात कर लिया, चलो भागो यहाँ से। तो वो जो सोनिया थी वो वहाँ से दुखी होकर, हताश होकर वापस चली आई। अब किसी ने उसे सलाह दी कि केस तुम्हारा राघोपुर पुलिस स्टेशन में है, जेल जाने का क्या फ़ायदा है, तुम्हें तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, तुम पुलिस स्टेशन जाओ और बताओ कि मैं ज़िंदा हूँ, मेरे पति और ससुर और तमाम लोगों को जेल से बाहर निकलवाइए। तो सोनिया अब राघोपुर पुलिस स्टेशन पहुँची और उसने जाकर बताया कि आज से तकरीबन 5.5 महीने पहले मेरी ही गुमशुदगी और कत्ल का FIR आप लोगों ने दर्ज किया था, तो वो इल्ज़ाम गलत था, मैं तो ज़िंदा हूँ, मेरी हत्या नहीं हुई, तो इस बात को प्लीज़ लिखिए और मेरे सास, ससुर और पति को बाहर निकालिए जेल से। तो अभी सोनिया ने ये बात जाकर थाने के पुलिस वालों को कही ही थी कि पुलिस वालों को लगा कि अरे ये तो मामले में नया ट्विस्ट आ गया। यहाँ भी पुलिस वालों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उस महिला को वहाँ से डांट डपट कर भगा दिया कि भागो यहाँ से, झूठ बोलती है, हमने लाश बरामद की है, तुम्हारे घर के लोगों ने लाश पहचानी है, यहाँ आकर बेवजह टाइम ख़राब कर रही हो। तो वो जो सोनिया है वो वहाँ से भी वापस दुखी, हताश अपने घर वापस आ गई। इसके बाद उन्होंने एक समाज सेवी से
कुछ समाज के मुअज़्ज़िज़ लोगों से जो एक दूसरे की मदद करते हैं उनसे बातचीत की, और बातचीत करने के बाद पूरी कहानी सोनिया को लेकर गांव वालों ने उस समाजसेवी को बताई। अब समाजसेवी ने इनिशिएटिव ली, और इनिशिएटिव लेने के बाद उन्होंने कोर्ट में सोनिया को प्रेजेंट किया, उपस्थित कराया, और पूरी कहानी कोर्ट के समक्ष जो है वो पेश की। अदालत ने अब सोनिया का बयान रिकॉर्ड किया, और बयान रिकॉर्ड करने के बाद जो पति और सास ससुर हैं उनको जेल से निकालने के आदेश दिए, ज़मानत दी। ज़मानत उन्हें मिल गई। ज़मानत मिलने के बाद इस केस में चूँकि अब जब अदालत का आदेश आ गया तो पुलिस को भी फिर से री इन्वॉल्व होना पड़ा। पुलिस ने ये माना कि उन्होंने जो कार्रवाई की थी वो कार्रवाई गलत थी। जो लाश बरामद हुई थी वो लाश सोनिया की नहीं थी, सोनिया तो सामने हाजिर है। अब चूंकि सोनिया वापस आ गई थी, अदालत में इस बात की पुष्टि हो चुकी थी, तो फिर पहले तो परिवार वालों को, ससुराल वालों को ज़मानत मिली, और फिर इस केस से ही उन सारे लोगों को बरी कर दिया गया। इसके साथ ही जिन पुलिस वालों ने इस मामले की तफ्तीश की थी, अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उन पुलिस वालों की सैलरी से 6 लाख रुपए काट कर हर्जाने के तौर पर पीड़ित परिवार को, यानी सोनिया के ससुराल वालों को देने का आदेश दिया। इसी के साथ अदालत ने पुलिस से पूछताछ की। कहा कि भाई कैसी तफ्तीश की आपने पहले वेरीफाई क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि हम क्या वेरीफाई करते हुजूर, ये जिस लड़की की हत्या हुई थी उसके मायके वाले ही ये बात बता रहे थे कि हमारी बेटी की लाश है, तो हमें तो माननी पड़ी। अदालत ने कहा कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, डीएनए का इंतज़ाम है, दूसरे तौर तरीक़ों से भी वेरिफिकेशन हो सकता है, किसी और से पूछवा सकते थे, और कुछ नहीं, कम से कम ब्लड ग्रुप ही चेक करके देख लेते। कहीं बाय डिफ़ॉल्ट पता चला कि जो ब्लड ग्रुप सोनिया का है वो ब्लड ग्रुप उस डेड बॉडी का नहीं है तो पता चल जाता, या हो सकता ब्लड ग्रुप एक होता तो दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते थे। आप लोगों ने अपनी तरफ से वेरीफाई नहीं किया। तो कोर्ट ने इस मामले पर बिहार पुलिस को कड़ी फटकार लगाई, और साथ ही पुलिस से कहा कि अब आप लोगों को उस महिला के बारे में पता करना चाहिए जिसकी लाश आप लोगों ने तकरीबन 5.5 महीने पहले बरामद की थी, और जिस मामले की तफ्तीश आप लोगों ने बिल्कुल उल्टी दिशा में मोड़ दी, यानी कत्ल का वो मामला जो है वो किसी और का था और गिरफ्तारी आपने किसी और की कर ली, तो उस मामले की भी जांच आपको करनी चाहिए। अदालत ने इसकी ताकीद की। अब सवाल यह है कि सोनिया जो 5.5 महीने तक गायब थी वो कहाँ गई थी? क्या वाकई उसका किसी के साथ अफेयर था? बगैर बताए, अपने पति को बगैर बताए कहीं चली गई थी, फिर वापस लौट आई? क्या मामला है? तो इसके पीछे जो कहानी सोनिया ने सुनाई वो कहानी अपने आप में बहुत दुखी करने वाली और दर्दनाक कहानी है। सोनिया जिस रोज़ अपने मायके जाने के लिए निकली थी प्रेगनेंसी की हालत में, उस रोज़ वो रास्ता भटक गई थी, रास्ता भूल गई थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिला है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, रास्ता भटक गई। अब जब रास्ता भटक गई तो एक जगह बैठकर वो रो रही थी, और विडंबना देखिए कि जहाँ रो रही थी उसे वहाँ एक महिला मिली, और उस महिला ने सोनिया को कहा कि वो उसे उसके घर पहुँचा देगी, घबराने और डरने की बात नहीं है, सोनिया उसके साथ चले। ये कहने पर सोनिया उस महिला पर भरोसा करके उसके साथ रवाना हो गई। लेकिन वो महिला जो है कोई मामूली महिला नहीं, बल्कि एक ख़तरनाक मानव तस्कर, ह्यूमन ट्रैफिकर थी। उस महिला ने सोनिया को बातों में बहला फुसलाकर जो है अपने साथ ले लिया, और अपने साथ लेकर सीधे बिहार से दिल्ली होते हुए गाज़ियाबाद आ गई, और गाज़ियाबाद में एक कमरे में सोनिया को कैद करके रख दिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस तरह के अनगिनत मामले हमारे देश में होते हैं। सोनिया प्रेगनेंसी की हालत में एक ऐसी जगह पहुंची गाज़ियाबाद में जहां वो ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आई थी, और गाज़ियाबाद का तो उसने नाम भी नहीं सुना था, दिल्ली का नाम बेशक सुना था। तो खैर गाज़ियाबाद में उसे एक कमरे में बंद करके रखा गया, और उस कमरे में सोनिया के अलावा और भी कई लड़कियां थीं। बाकी जो लड़कियां थीं उनमें से कुछ लड़कियों को कहीं ले जाया जाता था, फिर वापस उस कमरे में छोड़ा जाता था। कुछ लड़कियां ऐसी होती थी जिनको वहाँ से आगे बेच दिया जाता था। इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो सोनिया इन चीज़ों की गवाह बनती रही, देखती रही। लेकिन चूंकि वो प्रेग्नेंट थी तो उसे अगवा तो कर लिया था मानव तस्करों ने, उस महिला ने, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कोई काम लेने की कोशिश जो है उन ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने नहीं की। इसी बीच सोनिया ने एक बच्चे को जन्म भी दिया, और जन्म देने के बाद वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा भी होता रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया तकरीबन 5.5 महीने गुजर गए
इस पूरे एपिसोड को। इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब सोनिया को मौका मिला उस कमरे से बाहर निकलने का। वो अपने कमरे से अपने बच्चे को लेकर बाहर निकली और सीधे गाज़ियाबाद से लोगों से पूछते हुए, मदद मांगते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद उसने सुपौल जाने वाली गाड़ी के बारे में पता किया। संघर्ष देखिए, एक मैं कहूँगा कि अशिक्षित ग्रामीण महिला का, उसकी तकलीफ़ें देखिए। वो फिर सुपौल के ट्रेन में बगैर टिकट किसी तरह लोगों से मदद मांगकर सवार हो गई और जूझते हुए, लड़ते हुए, हालात से टकराते हुए वो महिला वापस पहुंची सुपौल और सुपौल के राघोपुर थाना अंतर्गत बेरदह गांव। और इसके बाद आगे की कहानी आप लोगों को पता है। ऐसा नहीं है कि ऐसी घटनाएं पहले हमने नहीं सुनी, हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनी हैं जिसमें पुलिस जो है बहुत ही हाई हैंडेड तरीके से तफ्तीश करती है। कत्ल होता किसी का है, पुलिस मान किसी और का लेती है, जो दोषी नहीं होते उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो इसका हल क्या है? मेरे हिसाब से इसका हल ये है कि पुलिस को कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो साइंटिफिक तरीके से करनी चाहिए। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर कि हाँ जी मैंने देखा, या हाँ मेरी बेटी है, हाँ मेरा बेटा है, ये कह देने भर से अगर पुलिस तफ्तीश करने लगे, फिर इस तरह की तफ्तीश तो कोई भी कर सकता है। फिर वर्दी पहनने और पुलिस की नौकरी करने का क्या फ़ायदा है? और ख़ासकर आज के ज़माने में जब इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है। तो ये कहानी अपने आप में बहुत दुखद भी है, हैरान करने वाली भी है। और सच तो ये है कि इस कहानी का इतना पक्ष तो मुझे पता है, लेकिन मुझे अभी भी उसके बारे में नहीं पता कि जो लाश मिली थी 2018 में और जिस लाश को सोनिया की लाश बताकर पुलिस ने कार्रवाई की थी, वो लाश किसकी थी और उस हत्या का खुलासा हुआ या नहीं हुआ। अगर मुझे कभी पता चलता है तो मैं आप लोगों को उसके बारे में भी वाकिफ़ कराने की कोशिश करूँगा। आज की कहानी यहीं तक। आइए अब कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ जो मैंने प्रीवियस स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी। मामोनी बोरगोहाई का कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उन्होंने कहा है जो प्रीवियस स्टोरी थी मेरी, उन्होंने उस स्टोरी को काफ़ी शॉकिंग बताया है। अपर्णा बैनर्जी ने कमेंट किया, उन्होंने लिखा है कि एंगर इज़ द वर्स्ट एनिमी, गुड इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस। बिल्कुल, ये कहानी जयपुर की है जिसमें एक छोटे से बच्चे की हत्या हो गई थी और कातिल एक ऐसा शख्स निकला था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर आप वो कहानी जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए वाले सेगमेंट में जाकर उसे सुन सकते हैं। गोडिज़ोफेर्निया के नाम से एक आईडी है, अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो। उन्होंने एक काफ़ी लंबा चौड़ा कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और उन्होंने ये कहा है कि कलयुग में इस तरह की घटनाएं होती हैं जब नाते रिश्तेदार जो है वो भी एक दूसरे का साथ नहीं देते बल्कि उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। शंकर राव आसोडा जी ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। फोकस न्यूज़ मुमरा, इन्होंने कमेंट किया है। इकराम आलम साहब, मीता भट्टाचार्य जी मेरे होम टाउन से, रेखा भट्ट जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि कोई किसी की ज़िंदगी कैसे ख़राब कर देता है, ख़राब कर सकता है, इस तरह की घटनाओं को सुनकर पता चलता है। सुजाता सारा अब्राहम का भी कमेंट है, उन्होंने नैरेशन की तारीफ़ की है लेकिन घटना पर अफसोस जताया है। भास्कर नखाते ने ये पूछा है क्या आरोपी का नाम लेने में शर्म आती है क्या? नहीं, शर्म नहीं आती, वो इत्तेफाक की बात होगी या तो मैं पता नहीं कर पाया हूँगा, इस तरह की कोई बात रही होगी। कोई शर्म या इसके पीछे कोई एजेंडा नहीं है दोस्त, आप इसे अन्यथा न ले। सबिताल राउंडर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। मुजफ्फर हुसैन ने कमेंट किया है। सवाल यह है ना कि आप, वो शर्म आती है वाली बात पर मैं कह रहा हूँ, आप अगर मेरी कोई एक कहानी सुनकर मेरे बारे में कोई राय कायम कर लेंगे तो जाहिर सी बात है इसका कोई हल या इलाज तो है नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर मामले में एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ बगैर किसी एरिया या धर्म की बात किए हुए। तो जब जहाँ जिससे शिकायत होती है उसकी बात करता हूँ। अगर मान लीजिए आज मैंने बिहार पुलिस की शिकायत की, इसका मतलब मैं बिहार से या बिहार पुलिस से नफरत करता हूँ, ऐसा नहीं है। कई बार यूपी और दिल्ली की पुलिस के बारे में भी कहता हूँ। तो आपने अगर वो स्टोरी स्किप कर दी होगी, ये देखी होगी, तो आप ये राय बना लेंगे कि हाँ मैंने बिहार के बारे में कमेंट किया। तो ऐसा नहीं है। जो भी सच है या जो भी तर्क संगत मुझे लगता है मैं वो आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है, सारे लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।